Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue with the lecture today. और environment के lectures को हम देख रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने BOD का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना. BOD और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हमने देखा था कि COD इज़ अ बेटर इंडिकेटर फॉर वाटर पॉल्यूशन देन BOD, है ना, क्योंकि COD में सब कुछ आता है. बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल्स भी आते हैं. इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे कंपाउंड COD मेजर करता है, जबकि BOD सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मैटर को मेजर करता है, राइट. बायोडिग्रेडेबल मैटर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा डिकम्पोजिशन में, सिर्फ उसको मेजर करता है. तो इसीलिए BOD इज़ नॉट अ बेटर इंडिकेटर, है ना. तो देखो, वाटर जो है 99 जितना भी टोटल 100% वाटर है, उसमें से वाटर में 0.1% इम्प्योरिटीज़ रहती हैं. अब इम्प्योरिटीज़ कौन कौन से टाइप की होती हैं? सॉलिड्स होते हैं, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, कोलॉइडल मटेरियल्स होते हैं, फीकल मैटर होता है, एक्सक्रीटा वगैरह होता है ना, बैक्टीरिया होता है, क्लॉथ होते हैं, पेपर होता है, प्लास्टिक होती है, और कुछ कुछ डिजॉल्व मटेरियल्स होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, है ना. ये सब डिजॉल्व होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो ये बायोडिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, है ना. जिस वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन कंज्यूम करने से क्या होता है, जो एक्चुअली लिविंग लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन बचता नहीं है ना. और इससे क्या होता है, और ज़्यादा फिशेज़ मरती हैं, है ना. जब कोई फ़िश मरी, है ना, जब कोई फ़िश मरी तो बैक्टीरिया जब इसको डिकम्पोज करेगा तो क्या करेगा, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको पहले यूटिलाइज़ करेगा, है ना, उसको यूटिलाइज़ करेगा. अगर यही डिकम्पोजिशन में यूटिलाइज़ कर देगा तो बाकी फिशेज़ के लिए ऑक्सीजन कैसे बचेगी, तो वो तो और मरती चली जाएंगी, और मरती चली जाएंगी तो और ऑक्सीजन बढ़ेगा. समझ में आ रहा है. तो ये एक चेन रहता है, ठीक है. दिस कॉजेज मोर्टालिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रीचर्स. तो ये बेसिकली एक डायग्राम है जिसमें ये सेक्रीशन हो रहा है, इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेक्रीशन हो रहा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो क्या होगा, फ़िश बहुत ज़्यादा मरेंगी. फ़िश बहुत ज़्यादा मरेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे BOD का लेवल हाई होगा, है ना. BOD हाई होगा. तो ये देखो, ब्लू वाला इज़ BOD. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे BOD इज़ वेरी हाई, है ना. BOD इज़ वेरी हाई एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो बैक्टीरिया ने खा लिया है ना डिकम्पोज करने के लिए. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और ये प्यूरीफाई होता है पानी, वैसे वैसे BOD कम होता रहता है और डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता चला जाता है, ठीक है. तो ये डायग्राम आप याद रखना, ठीक है. उसका नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं यूट्रोफिकेशन का. तो व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, क्या होता है यूट्रोफिकेशन. तो देखो, हम जब कार्बन साइकिल पढ़ रहे थे या नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे देखा था ना कि साइड में हमने देखा था कि यहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो जाता है. जब नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाता है रन ऑफ के थ्रू, नाइट्रोजन वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाता है तो यूट्रोफिकेशन हो जाता है. हमने ये देखा था और फिर हमने बोला था कि हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि ये यूट्रोफिकेशन होता क्या है. तो देखो, तो मान लो ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ अ वाटर बॉडी, ठीक है. तो फार्मर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने क्रॉप्स में, है ना. फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, फॉस्फेट होता है ना, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो क्या होता है, जब बारिश वगैरह पड़ती है और इनका रन ऑफ होता है या फिर सॉइल के थ्रू लीचिंग होके क्या होता है, ये फाइनली वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ये सब क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं. अगर ये बहुत ज़्यादा एंटर कर जाते हैं, ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा एंटर कर जाते हैं तो क्या होगा, जब न्यूट्रिएंट्स किसी वाटर बॉडी में बहुत इंक्रीज़ हो गए तो क्या होगा, वहाँ की लाइफ बढ़ेगी, है ना. प्लांट्स और इंक्रीज़ करने लगेंगे. प्लांट्स को तो क्या चाहिए, प्लांट्स को तो न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे. तो पहला स्टेप यही होता है. पहला स्टेप क्या होता है, न्यूट्रिएंट लोडअप, जिसमें एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स आर फ्लश्ड इनटू द लैंड्स, इनटू द रिवर्स और लेक्स, है ना. तो एक्सेस जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालते हैं क्रॉप्स में, जितना नीडेड भी नहीं होता उतना डालते हैं. तो जो एक्सेस होता है वो कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में. और जैसे ही वो वाटर बॉडीज़ में जाता है वैसे ही वहाँ का जो ये लाइफ होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है. प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं. तो प्लांट्स फ्लरिश करने लगते हैं ना. प्लांट्स में कौन कौन आता है, ये नॉर्मल फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं और ये एल्गेई वगैरह आते हैं. तो एल्गेई भी
बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्गी बनने लगते हैं। ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स का ग्रोथ होने लगता है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में है एल्गी ब्लूम। एल्गी ब्लूम में क्या होता है कि खूब सारे एल्गीज क्या करते हैं, खूब सारे एल्गीज फ्लोट करके बेसिकली यहाँ ऊपर कवर कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ वाटर बॉडीज़ में ऐसे ऊपर एल्गे ही रहता है, पूरा पूरा एल्गे ही रहता है ना, पूरी पूरी वाटर बॉडी में ऊपर पूरा एल्गे ही रहता है। तो क्या होता है इससे, इससे ये होता है कि ये जो एल्गे हैं ये पूरा ऊपर की सरफेस को कवर कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, एल्गेई ब्लूम। इसको क्या बोलते हैं, एल्गेई ब्लूम। ये पूरा ऊपर बॉडी को कवर कर लेते हैं। अब ये जब कवर कर लेंगे, अब ये जब पूरा ऊपर कवर कर लेंगे तो क्या होगा, एक तो सनलाइट नहीं आ पाएगी नीचे, है ना, एक तो सनलाइट नहीं आ पाएगी ऊपर से, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन भी एंटर नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन भी बाहर से अंदर नहीं आ पाएगी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है और सनलाइट भी नहीं आ पाती है। सनलाइट नहीं आएगी तो ये जो अंदर वाले प्लांट्स हैं ये खाना कैसे बनाएंगे, और ये खाना नहीं बनाएंगे तो ये तो मर जाएंगे, और ये मर जाएंगे तो इनके ऊपर जो फिशेस डिपेंडेंट है ये भी मर जाएंगी, है ना। और ये मरेंगी तो क्या होगा, हमने पढ़ा था ना पीछे बीओडी में क्या था, ये मरेंगी तो क्या होगा, ये मरेंगी तो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेंगे। बैक्टीरिया जब इनको डिकम्पोज करेंगे तो उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा। ऑक्सीजन वैसे ही डिप्लीटेड है क्योंकि आ नहीं पा रहा है बाहर से, और ये जब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करने लगेंगे तो और ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा, और ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, बाकी मरीन लाइफ भी पूरी मर जाएगी, है ना। तो ये पूरा एक चेंज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्लांट्स डाई, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड एंड मरीन लाइफ भी मर जाती है, ठीक है। तो पांचवा फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि इकोसिस्टम पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल्स रीच अ पॉइंट वेयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल, फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डाई, तो सब मर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली स्टेप्स, ठीक है। तो पहला क्या है, न्यूट्रिएंट लोड अप, दूसरा क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स आते हैं तो प्लांट की लाइफ बढ़ जाती है, तीसरा क्या है, एल्गेई ब्लूम हो जाता है, ऊपर ऊपर एल्गेई ब्लूम हो जाता है ना, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, ये लोग खाना नहीं बना पाते हैं क्योंकि सनलाइट नहीं आ पाती, और फिर ये डिकम्पोज होने लगते हैं, मतलब ये मरने लगते हैं। ये मरने लगते हैं तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन होने लगता है इन डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स का, जिससे ऑक्सीजन फर्दर डिप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन फर्दर डिप्लीट हो जाता है तो उससे क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि कोई लाइफ उस इकोसिस्टम में सपोर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को 1 to लेकर 5, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। समझ में आया, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। एफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस, है ना, जो मैंने बताया वही है। बस यही समझो कि ये जो पूरा प्रोसेस था, पहले न्यूट्रिएंट्स आए, है ना, प्लांट्स बने, एल्गेई बने, एल्गेई ने पूरा ऊपर का सरफेस कवर कर लिया, जिससे सनलाइट नहीं आ पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं आ पा रही थी, उस वजह से ये लोग खाना नहीं बना पा रहे थे, तो ये फिशेस मरने लगी और प्लांट्स मरने लगे, तो बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करने के लिए और ऑक्सीजन डिमांड करने लगे, जिससे फर्दर डिप्लीशन हो गया ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया कि अब इकोसिस्टम वहाँ पे सपोर्ट हो ही नहीं सकता। इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, बायोमैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये वाला कंसेप्ट हम देखते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक है बायोमैग्निफिकेशन, एक है बायो एक्यूमुलेशन। दोनों चीज़ें डिफरेंट है, तो इसीलिए दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो अब आज देखेंगे हम क्या होता है एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन में, ठीक है। तो पहले तो नाम से देखो, बायो और मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज़ बड़ी हो रही है ना, मैग्निफिकेशन यही तो मैग्नीफाई करना, कोई चीज़ बढ़ रही है ना, वो होती है बायो मैग्निफिकेशन। और बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बढ़ रही है ना, बायो मतलब लिविंग बींग्स, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई चीज़ बढ़ रही है उसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि देखो, ये वाटर बॉडी है हमारी, है ना, ये पूरी वाटर बॉडी है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस वाटर बॉडी में सबसे पहली बात ये देखो, वाटर बॉडी में क्या हो रहा है कि देखो, ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं और होम से होता है, होम्स इंडस्ट्रीज़, इनसे जो जो भी गंदे 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 ऐसे मेटल्स होते हैं जो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो सब वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन के थ्रू ये इंडस्ट्रीज़ वाटर ये इंडस्ट्रीज़ डिस्चार्ज करती हैं। ये देखो, इंडस्ट्री डिस्चार्ज कर रही है ना, अपना गंदा वाटर डिस्चार्ज कर रही है, तो इसमें तो कितने मेटल्स और केमिकल्स होंगे, है ना। तो ये सब जो केमिकल्स होते हैं, मरकरी और डीडीटी, ये सब क्या होता है, ये सब वाटर बॉडी में इंडस्ट्रीज़ और होम से एंटर करते हैं। फिर क्या होता है, ये एंटर करते हैं तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं हमारे जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो इन इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो निकलता है ना ऐसे मरकरी, डीडीटी, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स में ये आ जाता है। फिर फाइटोप्लैंक्टन से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले क्या हैं, जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स इनको खाते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स खाते हैं तो क्या होता है, जू प्लैंक्टन्स में ये आ जाते हैं। फिर जू प्लैंक्टन्स को खाने वाली बड़ी फिश है, ठीक है, तो फिर जब ये खूब सारे जू प्लैंक्टन्स को खाती है तो ये सारा इसमें आ जाता है ना। फिर ये जो इससे बड़ी फिश है, फिर इसको खाती है, ये खूब सारी फिशेस को खाती है तो इसमें और बढ़ जाता है ना।
फिर ये बड़ी वेल जो है ये खूब सारी शार्क्स को खाएगी तो क्या हो जाएगा, इसमें अल्टीमेट मैग्नीफाई हो जाएगा ये DDT का कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जब ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे DDT और मरकरी जो डिग्रेड नहीं होते हैं ना, जो एक्सक्रीटा में नहीं जाते हैं, ठीक है, और हमारे सिस्टम में ही रहते हैं, वो जब एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ तक जाते हैं तो वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, मतलब मैग्नीफाई होते रहते हैं। क्योंकि देखो प्लांट्स को खाने वाले जू प्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स खूब सारे प्लांट इसको फाइटोप्लैंक्टन्स को खा जाएंगे तो इनमें पूरा कंसनट्रेशन आ जाएगा। फिर जो फिश है ये खूब सारे जू प्लैंक्टन्स को खा लेगी तो ये पूरा कंसनट्रेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे कितनी फिशेज़ होंगी, फिर ये बड़ी फिश बहुत सारी फिशेज़ को खा लेगी तो इसमें और मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है विद इन द लेयर ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है, लेवल्स। तो ये देखो आप ये जो रेड रेड कलर का है ना, रेड रेड कलर का, दीज आर DDTs, ठीक है। तो यहाँ से आया ये रेड रेड, यहाँ से आया, ठीक है, ये रेड रेड DDTs यहाँ से आया, इसको फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाया, सॉरी यहाँ से फाइटोप्लैंक्टन्स ने खाया इसको। फिर जू प्लैंक्टन्स में देखो दो हैं रेड रेड, फिर क्या हुआ, इस बड़ी फिश ने खाया तो इन सबको खा लिया तो इसमें पूरा एक्यूमुलेशन हो गया, है ना। फिर इसने भी खा लिया तो ये रेड रेड इसमें और बढ़ गया। तो दिस इज़ कॉल्ड बायो मैग्नीफिकेशन। समझ में आ गया। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन वाइज भी। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफन कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स, है ना। तो ये जो इंडस्ट्रीज से हैवी मेटल्स यहाँ पे आ जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो सबसे नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर टर्शरी में ये है। तो ओवर द पीरियड ऑफ ट्रॉपिक लेवल ये बढ़ता चला जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। दिस हैपन्स बिकॉज a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted and is thus passed on to the next higher trophic level, है ना। तो इसका कुछ हो नहीं पाता, ये डिग्रेड नहीं हो पाता ये मेटल, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, मरकरी और DDT। अब हम देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। कोई भी एलिमेंट, जैसे हम DDT और मरकरी की बात कर रहे हैं, ये वाला DDT और मरकरी यही क्यों बायोमैग्नीफाई होता है, बाकी सब क्यों नहीं होते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो इसमें होंगी, है ना, जो और बाकियों में नहीं होंगी, इसी वजह से ये बायोमैग्नीफाई कर रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, ये लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए। लॉन्ग लिव्ड मतलब लंबे समय तक होना चाहिए, तभी तो ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। नहीं तो थोड़े टाइम में ही अगर ख़राब हो गया ये डिज़ोल्व हो गया या रिएक्शन हो गया तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा। दूसरा मोबाइल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाने का उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा फैट्स में सॉल्यूबल होना चाहिए, तभी तो इस बॉडी के फैट्स में सॉल्यूबल होगा, तभी तो बॉडी इसको अब्जॉर्ब करेगी। फैट्स में सॉल्यूबल नहीं होगा तो बॉडी अब्जॉर्ब कैसे करेगी, है ना। और चौथा क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, है ना। तो ये सारी कंडीशंस है, ये जो आपको याद रखनी है, लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, सॉल्यूबल इन फैट्स एंड बायोलॉजिकली एक्टिव। तो ये सारी कंडीशंस किसकी हैं, कंडीशंस फॉर बायोमैग्निफिकेशन, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ बायो एक्यूमुलेशन। अब मैग्निफिकेशन तो हमने देख लिया कि भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल्स में होता है ना। ये क्या होता है, सक्सेसफुल जो एक के बाद एक ट्रॉपिक लेवल आता है उसमें एक पर्टिकुलर जो केमिकल है DDT वो मैग्नीफाई होता रहता है ना, वो बढ़ता चला जाता है। बट बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंस है, आपको यहाँ देखना है। यहाँ पे एक ही स्पीशीज़ है ना, यहाँ पे एक ही स्पीशीज़ है, यही स्पीशीज़ है, इसी की बॉडी में कंसनट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे नहीं हो रहा है काम, ठीक है। इसमें एक ही स्पीशीज़ की बॉडी में उसका कंसनट्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसको हमने बोला बायो एक्यूमुलेशन। समझ में आ रहा है। मान लो इस केस में बस यही फ़िश, इसी फ़िश की बॉडी में अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ता चला जाए तो उसको हम बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। और ये अगर ओवर द ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में बढ़ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस जो है वो याद रखना, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। इंटरचेंजेबली कभी कभार लोग यूज़ कर देते हैं जो कि गलत है, ठीक है। तो बायो मैग्नीफिकेशन अलग चीज़ है और बायो एक्यूमुलेशन अलग चीज़ है। बायो एक्यूमुलेशन सेम स्पीशीज़ में होता है और बायो मैग्नीफिकेशन जो है वो अक्रॉस द, मतलब ओवर द लेवल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल होता है, ठीक है। एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ तक जाके होता है, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। तो बेसिकली एक अकाटा जगह है कैलिफोर्निया में, उन्होंने वाटर को बेसिकली क्या प्यूरिफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि 2 स्टेजेस हैं। पहला है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से वाटर, वेस्ट वाटर जनरेट हुआ, ठीक है। तो एक एरिया से पास होता है यहाँ पे, मतलब एक एरिया से पास होता है जहाँ पे इसके जो सेडिमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वो सब सेटल हो जाते हैं, ठीक है, फिल्टर हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और यहाँ पे इसमें क्लोरीन वगैरह डाला जाता है, जैसे स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है ना। तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो यहाँ मर जाते हैं, ठीक है।
इसके बावजूद बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स बचते हैं। तो फिर क्या किया है इन्होंने ऐसा टाइप का मार्श बनाया हुआ है, ये देख रहे हो आप मार्श। इस मार्श में क्या होता है, खूब सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं और यहाँ पे पानी को पास कराया जाता है। तो ये मार्शेस क्या करते हैं, पानी को प्यूरीफाई करते हैं नेचुरली, ठीक है। तो इस 60 हेक्टेयर का मार्शलैंड बनाया हुआ है और ये बेसिकली मार्शेस क्या करते हैं इसको, ये देख रहे हो ऐसे मार्शेस है ना, ये पूरा पानी है, ये आपको दिख रहा हो, ये पूरा पानी है और यहाँ पे ट्रीज़ हैं। तो ये जो है मार्शेस, ये बेसिकली इसको प्यूरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल वे है वाटर को ट्रीट करने का, है ना। तो ये हो गया हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।